हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियो। आज का टॉपिक है बोर्ड का घोषणा पत्र तथा आलोचकों की दृष्टिकोण। जो बोर्ड का घोषणा पत्र बना है उसमें आलोचकों का क्या दृष्टिकोण रहा, इसके बारे में आज मैं चर्चा करेंगे। इससे पहले कल की क्लास में, नेक्स्ट की क्लास में जो पढ़ाया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पिछली क्लासों में बोर्ड का घोषणा पत्र और बोर्ड के घोषणा पत्र की गुण और दोषों के बारे में चर्चा की थी। दोषों के बारे में कहा गया था कि बोर्ड का जो घोषणा पत्र है, सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाहियों के आधिपत्य में चला गया था। अतः प्राचीन भारत की स्वतंत्र शिक्षा पद्धति को अंतिम में एवं गंभीर आघात पहुंचा था। माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान किया जाने से रोक दिया गया था। प्राच्य साहित्य संस्कृति के अक्षर बनाए रखने की संस्कृति की, परंतु अंग्रेजी शिक्षा की व्यापक प्रगति के नीचे वह स्वयं को ही दम तोड़ दिया था। और भी निरपेक्ष संस्कृति की प्रारंभ शिक्षा की भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं को तीव्र आघात पहुंचा था। भारतीयता का विनाश करके पूर्व विदेशीकरण को बिगुल बजाया गया था। घोषणा पत्र ने शिक्षा की क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पद इंग्लैंड के स्कूलों को, कॉलेजों को अपना आदर्श बना लिया था। ये कल का क्लास में चर्चा की गई थी, ये दोष थे। आज बोर्ड का घोषणा पत्र के आलोचकों की दृष्टि क्या रही, इस पर कुछ प्रोफेसरों की परिभाषाओं के साथ आपको अध्ययन कराएंगे। बोर्ड के घोषणा पत्र के आलोचकों में दो प्रकार के व्यक्ति विद्यमान हैं। कुछ इसकी अंतरंजित प्रशंसा करते हैं तो कुछ इसकी कठोर निंदा। ऐसे ही चुने गए दृष्टिकोण को यह प्रस्तुत किया जाता है। मेरे देश के महान लेखक एस.एन. मुखर्जी ने इस घोषणा पत्र के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने अपनी परिभाषा के वक्तव्य में लिखा था कि घोषणा पत्र के देश की प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया। घोषणा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया और इस बात पर भी बिल्कुल विचार नहीं किया कि भारत में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। कहने का मतलब, जो घोषणा पत्र तैयार किया एस.एन. मुखर्जी ने कहा कि घोषणा पत्र ने यह भी नहीं देखा कि भारत की वास्तविक शिक्षा क्या है, प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया और बिल्कुल विचार नहीं किया भारत में एक धार्मिक शिक्षा संस्कार थी। कहने का मतलब था, पहले भारत में शिक्षा केवल वैदिक और मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती थी। आज वर्तमान में भारत देश क्या विभिन्न देशों में भी केवल और केवल जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है। इसीलिए शिक्षा के दो रूप बताए हैं, परा और अपरा। परा और अपरा शिक्षा दो रूपों में बताया है, एक मोक्ष प्राप्ति का साधन, एक जीविकोपार्जन का साधन। दूसरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर भगवान दयाल। बोर्ड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य दो शिक्षा के उद्देश्य का गलत निर्धारण था कि यह उद्देश्य पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम बातों का समन्वय होकर केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति था। ये बात सत्य है। भारत में जो भी शिक्षा पद्धति लागू हो रही थी वो यूरोपीय ज्ञान की पद्धति पर आधारित थी। आज में यूरोपीय ज्ञान की पद्धति के आधार पर शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और अपनी संस्कृति और धार्मिक शिक्षा को छोड़ रहे हैं। दूसरे नेक्स्ट प्रोफेसर थे डॉक्टर ए.एन. बसु। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा की आधारशिला कहा जाता है। ये भी उन्होंने माना है कि इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा की आधारशिला कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय का शिलान्यास इसी से किया। कहने का मतलब है, आधारशिला भी कहा जाता है और आधुनिक भारतीय शिक्षा का शिलान्यास भी इसी से किया है। एक प्रोफेसर हमारे नूरुल्लाह एवं नाइक ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि बोर्ड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा और मैग्ना कार्टा कहना तर्क संगत नहीं है।
और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है और महाअधिकार पत्र भी कहा गया है। इसमें कोई तर्कसंगत या त्रुटि वाली बात नहीं है। तर्कसंगत की बात, त्रुटि की बात आ जाती है तो ये बात सत्य है। आज मैं बोर्ड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों के बारे में एवं आलोचकों की, जो बोर्ड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने जो आलोचना दी हैं, वो इस प्रकार मैंने आज अध्ययन कराया है। ओके, धन्यवाद। कल का क्लास में नया टॉपिक, नया अध्ययन कराएंगे। ओके, धन्यवाद।